जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो, जहां हम बात करते हैं जिंदगी की, काम की और उन छोटी छोटी बातों की जो दिल को मुस्कुराना सिखाती है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो आईटी की दुनिया में 13 साल से भी ज्यादा वक्त बिता कर आए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर क्लाइंट कोऑर्डिनेशन तक सब कुछ उतनी ही सहजता से संभालते हैं जितनी सहजता से स्टूडियो में चाय का कप पकड़कर बैठ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभम जोशी की। एमसीए में गोल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन, यूएस हेल्थ केयर डोमेन का गहरा अनुभव और जिंदगी को एक बिल्कुल अपना विटी सैटारिकल नजरिया। लेकिन आज हमसे सॉफ्टवेयर बग्स की नहीं, डिप्लॉयमेंट इश्यूज की नहीं, बैलेंसिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशन की भी नहीं, बल्कि उनके दिल, दिमाग और दुनिया की बातें करने वाले हैं। क्योंकि शुभम सिर्फ आईटी प्रोफेशनल नहीं, एक स्टोरी टेलर भी हैं, म्यूजिक एंथुसियास्ट भी हैं, सिनेमा लवर भी हैं और साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी। यानी ह्यूमन बिहेवियर का शार्लक होम्स बनने की तैयारी चल रही है। तो आइए मिलते हैं उस इंसान से जो कहानियां भी सुनाता है, फिलॉसफी भी गढ़ता है और रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, फ्रेंडशिप्स सब पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ गहरी बातें कर जाता है। वेलकम शुभम, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू सो मच आलोक जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने वार्म इंट्रोडक्शन के लिए भी। इतना सुनकर मुझे लगा एक पल के लिए कि क्या मैं यही हूँ या हमारे बीच में कोई और है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं शुभम जी, आप भी वहां हैं, हम भी वहां हैं और शुरुआत करते हैं सफर की। तो शुभम जी, सबसे पहले आपके एमसीए के सफर के बारे में बात करते हैं। तो क्या आपने सोचा था आप आईटी की दुनिया में 13 से भी ज्यादा साल बिता देंगे? जी बिल्कुल, आपने सफ़र की बात की है तो मैं इसे एक सफ़र की तरह ही बताता हूँ। मेरी जी। 12th तक की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल मुंबई लोकल ट्रेन जैसी रही। हर स्टेशन पे एक नई भीड़ आती है और धक्का मुक्की। वैसे ही मुझे धक्के लगे हैं हर साल, और होमवर्क ना करने पर टीचर्स के मुक्के भी। तो तो ओके। उस टाइम जब सब, वो दौर ऐसा था जब सब डॉक्टर्स, इंजीनियर बन रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। फिर एक दिन दीवार पर एक पोस्टर दिखा। उस पे लिखा था, 12वीं फेल आशार्थी निराश ना हो, बीसीए में एडमिशन ले लो। और सर, मैंने ले लिया। उसके बाद बीसीए से एमसीए तक का जो सफर था वो एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसा रहा। फिर आईटी में 13 साल बीत गए। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि पता ही नहीं चला, पता चलते हुए 13 साल निकल गए। तो आपने सिंगल इंस्टीट्यूट्स में बिताए गए लोनावाला के दिनों के बारे में भी कुछ बताइए। उसने आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से शेप किया? कोई यादगार किस्सा हो जो आज भी मुस्कान ले आए, वो हमारे साथ शेयर कर लीजिए ना। बिल्कुल सर। लोनावला में मैं हॉस्टल में रहा था, और हॉस्टल लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी में जल्दी, राइट। वो आपको कॉम्प्रोमाइज सिखा देती है कि आपके रूममेट्स, जिन्हें किसी को रात को लाइट चाहिए होती है, किसी को बिल्कुल अंधेरा, किसी को गाना सुनना है तो किसी को नींद, और ऐसे माहौल में रह के आप एडजस्टमेंट, शेयरिंग, पेशेंस सीखते हैं और लोगों को समझना भी सीखते हैं।
तो मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो वहीं से डेवलप होती है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि इंसान को लाइफ में एक बार हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। लोनावाला की शांति ने मुझे ऑब्जर्व करना सिखाया, खुद को, लोगों को और ज़िंदगी को। और शायद वहीं से स्टोरी टेलिंग और लाइफ ऑब्जर्वेशन की आदत पड़ी। तो आपके आईटी करियर की शुरुआत कैसे हुई? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाइंट कोऑर्डिनेशन दोनों बहुत अलग स्किल सेट्स हैं। आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करते आए हैं अब तक? जी, आईटी करियर की शुरुआत जो थी वो काफ़ी सिंपल थी और ये बिल्कुल नौकरी लगने के साथ शुरू हुई। पहले कोडिंग, फिर डीबगिंग और धीरे-धीरे समझ में आया कि असली डीबगिंग तो इंसानों के साथ में होती है। तो एज़ अ डेवलपर मुझे पहले लगता था कि जब मैनेजर बार-बार आपसे स्टेटस पूछता है, तो उससे बग फिक्स नहीं होते। लेकिन जब क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में मैं आया, तो फिर समझ में आया था कि जब बग्स फिक्स नहीं होते हैं, तो जो क्लाइंट का पेन है और उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो क्या होती हैं। तो कभी कोड फिक्स करना होता है, कभी एक्सपेक्टेशन, कभी दोनों को। तो ये इंसानों के बग फिक्स करना, ये बात आपने बड़ी जोरदार कही। चलिए इसी इसी बग और डीबग की बात पे ही हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं यहाँ एक अच्छा सा, उसका आनंद ले लेते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो। तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हाँ शुभम जी, तो पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग, क्या ये बचपन की देन है या धीरे धीरे डेवलप होती हुई स्किल्स हैं? इसके बारे में कुछ जी, बताइए। जी आलोक जी, ये बचपन की देन बिल्कुल नहीं है। बचपन में मैं बिल्कुल साइलेंट था और इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट की परिकाष्ठा ये होगी कि मैं जब स्कूल जाता था, तो कई बार बिना कुछ बोले ही आ जाता था। इवन जो अटेंडेंस होती थी, वहाँ पे भी मैं यस सर, यस मैम भी नहीं बोलता था। तो जब भी मैं असेंबली में किसी को देखता था बोलते हुए, तो मुझे लगता था कि एक दिन मुझे भी ऐसा बोलना था। वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब बोलना चाहिए। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तो कुछ ऐसा था कि मैंने सिंगिंग और कई ऐसे कंपटीशन थे जिसमें पार्ट लिया और वहाँ से ये स्किल डेवलप होती गई। और इसी के अराउंड मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहूँगा, जहाँ से मुझे लगा कि ये स्किल मेरी और ज़्यादा ट्रिगर हो गई। तो बात लोनावाला के दिनों की है।
कैंपस में एक म्यूजिक कंपटीशन हुआ था और एम्फी थिएटर में 1000-1500 लोग थे। तो जैसे ओहो, ही अच्छा। कंपटीशन खत्म हुआ तो एंकर ने अनाउंस किया कि ऑडियंस में से किसी को एज अ फिलर सिंगर गाना है तो आप आ जाएं। और मेरे दोस्तों ने मुझे चढ़ा दिया तो मैं स्टेज पे पहुंच गया। और जैसे ही स्टेज पे पहुंचा तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा पे गा रहा था तो मैंने गिटारिस्ट को बोला कि जब भी मुझे गाना स्टार्ट करना है मुझे एक इशारा कर दें। और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। मेरे दोस्त चीयर कर रहे थे, शुभम शुभम। और मैं सोच रहा था कि आज तो मैं स्टार बन जाऊंगा। फिर अचानक क्या हुआ नहीं पता। जो म्यूजिक था वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरे सुर कहीं और लग रहे थे, म्यूजिक की बीट्स कहीं और बज रही थी। और जो शोर था वो एक नारे में बदल गया। वहां नारा लगने लगा, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अच्छा। और मेरे दोस्त, मैं देख रहा था मेरे दोस्त अब मुंह छुपा रहे हैं। और उसके बाद मैंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाया नहीं, लेकिन उसके बाद से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। ओके। और अगर आप गैस करें मैं कौन सा गाना गा रहा था, तो वो गाना था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बड़ा क्योंकि नाम शायद करे। मैंने उस दिन किया। हम्म। तो इस किस्से के बाद मुझे पॉपुलैरिटी मिली, बदनाम हुआ लेकिन नाम हुआ। सो नाम हो गया। वहां से मुझे फिर मैं थोड़ा स्टोरी टेलिंग और उसमें आया और धीरे धीरे मैंने पब्लिक स्पीकिंग उसको परस्यू किया। ओके ओके, वेरी गुड। तो पापा कह रहे हैं आमिर खान की पिक्चर का गाना है शायद, ये है ना? हाँ। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं शुभम। अब ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप सीरियस बात कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस हर हंस रही थी, या आप जोक सुना रहे हैं और सब सीरियस थे? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जी सच कहें तो दोनों केसेस हुए हैं। मैं एक बार एक इंटरव्यू ले रहा था एक क्लब में और वहां मेरा माइक का कुछ इश्यू हो गया था और ओके। आवाज नहीं निकल रही थी। तो मैं बीच बीच में स्पीकर को, माइक को और लोकेशन को ब्लेम कर रहा था, राइट। और उसके बीच में मैं अपने अपने कुछ कमेंट्स करते जा रहा था। सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी लेकिन ऑडियंस हंस रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि स्पीच के दौरान कुछ जोक मैं जब क्रैक करता हूँ तो ऑडियंस का उतना रेस्पॉन्स आता नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि या तो मैं अपने दिल को इस तरीके से समझा लेता हूँ कि ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आया, या फिर मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी। तो इसी तरीके से ये चलता रहा। अच्छा ये बताइए, स्पीकर का असली स्किल क्या है? कंटेंट, कॉन्फिडेंस, या ऑडियंस को जागा हुआ रखना? ये भी कई बार कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी दिक्कत आती है, ऑडियंस को जगाना पड़ता है लंच के बाद में। इस पे आपका क्या टेक है? जी, अगर हम कंटेंट और कॉन्फिडेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि कंटेंट का जो रेशियो होगा वो 20-30% मैटर करता है। ओके। कि अगर कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियस इंटरेस्ट डेवलप होगा, लेकिन उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है स्पीकर, किस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, उसके अलावा जो वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन है या फिर इमोशंस जो लेके आता है, वो एक ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी स्पीच में। और ये हमेशा देखा जाता है कि व्हाट इज बीइंग सेड उससे ज्यादा हाउ इट इज सेड, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात ऑडियंस को जागा हुआ रखने की, तो मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस सो रही है तो समवन हैज टू वेक अप द स्पीकर। ये बात बड़ी बड़ी मजेदार कही है, अगर ऑडियंस हो रही है तो somebody has to wake up the speaker। जी। बहुत बढ़िया।
नहीं, ये बात सही है कि कंटेंट अगर थोड़ा कमजोर भी है और कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रहा है स्पीकर, तो बिल्कुल डिलीवरी अच्छी होती है। राइट। जी, बिल्कुल। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा कहानी से बड़ा कहानीकार होता है। स्टोरी टेलर इज़ बिगर देन द स्टोरी। क्योंकि स्टोरीज़ कई होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो क्रिएटर होता है, उसका जो दिमाग उसमें चलता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा बड़ा होता है। वाह, बहुत बढ़िया बात है कि स्टोरी टेलर का जो आर्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोरी स्टोरी तो खैर अपने आप पे है ही, लेकिन स्टोरी टेलर का जो आर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। चलिए आगे जी। चलते हैं। आपने अपने ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग को कभी किसी टफ सिचुएशन को हैंडल करने में इस्तेमाल किया है? कभी ऐसा लगा हो कि अब यार फंस गए और स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर से उसमें से निकल गए, ऐसा कभी हुआ है? जी, बिल्कुल, काफ़ी केसेस में मैंने ये ट्राई किया है। कई बार ये काम भी किया है। अगर मैं रिमेम्बर करूँ, एक एक इंसिडेंट ऐसा था कि मैं कॉलेज के दिनों में अपना टिकट करवाने गया था। दिवाली पे जब वैकेशन पे आते हैं, तो टिकट्स की बहुत मारामारी रहती है, राइट? और मैं टिकट विंडो पे रात को 8 बजे पहुंचा था। तो उस टाइम 8 बजे तक चलता था और टिकट विंडो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी। जो वहाँ टिकट बनाने वाले थे, उन्होंने उस पे क्लोज लगा दिया। ओके। लेकिन उसी टाइम मैंने एक कुछ ऐसा उन्हें बोला था, जोक टाइप। तो उन्होंने उसे बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि ये हंसाने वाली जो चीज है ये बहुत अच्छी है, आओ मैं तुम्हारा टिकट तो बना देता हूँ। बना तो दे। इस तरीके से मेरा काम निकल गया उस दिन। और ऐसे कई ऐसे केसेस हुए जहाँ ये इट हाँ, वर्कड फॉर मी। नहीं सही बात है, लेकिन कई बार आप ह्यूमर से काम, सही बात है। और बताइए। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि ह्यूमर की वजह से उसे सीरियसली ना लेके मजाक में ले लिया गया। तो ओके। ये एक दो बार मेरे अप्रेजल की मीटिंग में हुआ और मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उन्हें लगा कि ये मजाक ही कर रहा है। तो वो वहां पे गलत काम कर गया। ओके ओके। तो क्या आपको याद है पहली बार कब एहसास हुआ कि लोग आपकी बातें सुनकर जेन्युइनली एंगेज होते हैं, मतलब वो ध्यान से सुनते हैं आपकी बातें, जो कुछ आप भले ही धीरे बोल रहे हो लेकिन आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, ऐसा कब लगा? जी, बिल्कुल। मैंने पहले एक क्लब ज्वाइन किया था, टोस्ट मास्टर्स, जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही है। और उसके बाद एक और क्लब है जो हैवियर से है, जयपुर में। हम्म तो हम्म इनसे मैं एसोसिएटेड था और हूँ। हम्म तो वहाँ पे कई बार स्पीचेस के दौरान मुझे लगा कि ऑडियंस अच्छे से क्लैप कर रही है और उनके रिएक्शंस भी अच्छे आ रहे हैं। और हम्म उसके बाद जब स्पीच हो जाती है, तो मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ। तो फीडबैक में कई बार बहुत अच्छा बताते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो, क्योंकि वहाँ पे सभी जेन्युइन लोग ही हैं, तो हम्म उनका जो रिएक्शन या फीडबैक होता है, हम्म। उन्हीं से मुझे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे कमेंट्स या जेन्युइन फीडबैक्स आ रहे हैं। तब लगा कि यस, इट इज वर्किंग फॉर मी। ओके। तो चलिए, ये जो आपको एहसास होता है खूबसूरत सा लोगों की फीडबैक से, या हम रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं बढ़िया सा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। शुभम, आप म्यूजिक एंथुसियास्ट भी हैं। ऐसा कोई गाना या संगीत शैली है जो आपको लाइफ फिलॉसफी को सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करती है? ऐसा कोई गाना आपको पसंद है? कुछ बताइए उसके बारे में। जी, हम पहले जो एक साइलेंसर की बात कर रहे थे, जो एक ट्रिगर पॉइंट भी था कि जब हाँ। मैं इंट्रोवर्ट था और बोलना हम्म। चाहता था, ठीक है? हम्म। तो लेकिन मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे, वो मुझे बहुत चीज हमेशा परेशान करती थी। तो ओके। किशोर कुमार का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम्म। छोड़ो बेकार की बातों में बात कहीं बीत न जाए रहना। तो सही बात। ये इस गाने ने मुझे सही में बहुत मोटिवेट किया है। और ज- इसे मैं सुन सुन के मुझे लगता था कि अपना जो डर है, फोबिया है लोगों से बात करने का और सब, वो सब कुछ उसे दूर करने में काफी मदद की। सो ये गाना वैसे सैड सॉन्ग है, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशनल सॉन्ग बन के आया। नहीं, सही बात है। बिल्कुल, अमर प्रेम का गाना है। राजेश खन्ना की बड़ी फेमस पिक्चर थी जी बिल्कुल। और शर्मिला टैगोर की बड़ी फेमस पिक्चर थी। बहुत बढ़िया गाना था ये। चलो आगे चलते हैं। तो मूवीज और सिनेमा के इतने शौकीन होने के पीछे कोई चाइल्डहुड फैसिनेशन था? कभी हीरो बनने का मन किया या क्या लगा कि विलियन से ही काम चला लेंगे? ऐसा क्या लगता था आपको? जी, मूवीज का भी काफी हम जब मूवीज में जो होता है वो लाइफ से ही इंस्पायर्ड होता है, या फिर कई बार लाइफ मूवीज से इंस्पायर्ड हो जाती है। तो बचपन में यस, मुझे हीरो बनने का काफी था। एक दौर था जब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बनना चाहिए या क्या करना है लाइफ में। तो तब मैं हीरो बनना चाहता था। कभी मुझे लगता था, अगर मैंने कोई ऐसी मूवी देखी, इकबाल एक बार देखी, तो लगा मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए। ओके। गंगाजल देखी तो मुझे लगा मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो ये फैसिनेशन काफी आता रहा मूवीज के जरिए। ये तो होता ही है। देवानंद की पिक्चर देख के आओ तो ऐसा लगता है देवानंद की तरह एक्टिंग करने लगता है आदमी, थोड़े दिन तक करता रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा आप किताबों के बारे में आते हैं। रीडिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, कौन सी किताब ने आपकी सोच पर सबसे गहरा असर डाला है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? दो तीन किताबें ऐसी रही हैं जो जिनसे काफी कुछ सीखने को मिला और सोचने के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया। एक ऐसी बुक है, मैन्स सर्च ऑफ मीनिंग, जिसमें जो ऑथर है वो नाजीज का जो कैंप था वहां पे कैसे सर्वाइवल किया उन्होंने, और बिल्कुल टफ सिचुएशंस में जहां जीना मुश्किल था, सर्वाइवल भी मुश्किल था, वहां से निकलकर और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल फिलोसॉफी बने। और वो चीज, वो जो बुक है उसने काफी मोटिवेट किया कि आप किसी भी सिचुएशन में लाइफ के कैसे आप चीजों को हैंडल करना चाहिए और कैसे एक जीने की आशा और आने वाले टाइम का जो पॉजिटिविटी है उसे देखना चाहिए। तो ये जो टफ सिचुएशंस होती हैं और इसमें से आदमी सरवाइव करता है, ये बहुत अहम है।
तो इसी पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं, एक जी अच्छा सा बिल्कुल। गाना सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। शुभम, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, आजकल कुछ उसमें भी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, इमोशंस, कम्युनिकेशन और ह्यूमन बिहेवियर, इन तीनों में से ह्यूमंस कहाँ सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं? जब हम आपस की रिश्ते की बात करते हैं तो हम इसमें कई बार उलझते हैं, तो आपका क्या टेक है इसके बारे में? आप क्या कहना चाहते आलोक जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इमोशंस आर प्रीटी सिंपल। जैसे इंसान का रिएक्शन होता है, इमोशंस वैसे ही निकलते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। हैं? ह्यूमन बिहेवियर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही निकल के आता है। ओके। लेकिन जब बात करें कम्युनिकेशन की, तो वही सबसे ज्यादा, वही एक एरिया है जहाँ लोग उलझ जाते हैं। लोग बोलते कुछ है, मतलब कुछ और होता है और समझ में कुछ और आता है। तो आपका मतलब है कि कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज्यादा यू हैव टू गेट इट राइट, वो बहुत जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट जी, है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसी होती है बातें जो याद रह जाती हैं, और वो या तो मन की गांठ बनकर या किस्से बनकर निकलते हैं। अगर किस्से बनकर निकले वो ज्यादा बेटर होता है। नहीं, सही बात है। जो शब्दों के बाढ़ हैं वो एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। सही बात है। बिल्कुल तो शिवा, आपका ह्यूमर और सटायर भी काफी शार्प है, तो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म है या एक नेचुरल टैलेंट है, आप में शुरू से ही था ये? जी, ये बिल्कुल ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। पहले मैं इसे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए यूज करता था, लेकिन अब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए, आप एक सवाल थोड़ा सेमी फिलोसफिकल कह लेता हूँ, ये पूछता हूँ, जिंदगी का पर्पस आपके आपके इस विटी अंदाज में क्या है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जिंदगी का पर्पस, मुझे लगता है ये समय और समझ के हिसाब से बदलता रहता है। बचपन में हम सपने देखते हैं और उन्हीं सपनों को हम जिंदगी का पर्पस समझने लगते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं
तो क्या बनना है और क्या करना है, इसमें उलझकर उसी को हम जिंदगी का पर्पस समझने लगते हैं। फिर कई बार इंसान अपनी हॉबीज, पैशन और सपनों के अराउंड अपना पर्पस बनाता है। स्पिरिचुअल एंगल से हम इसे देखें तो फिर कुछ और ही नजर आता है। तो मैं उसी एंगल से जिंदगी का पर्पस जो है अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम स्टिल इन सर्च ऑफ दैट। तो अच्छा ये बताइए, जैसे रिलेशनशिप्स, आज की दुनिया में लोगों को किस बात को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं? ये जब रिलेशनशिप्स के आपस के जो ताने बाने होते हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? किसको सीरियसली लेना है, किसे बिल्कुल नहीं लेना है? इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं? आलोक जी, कुछ अनकही बातों या जज्बातों को सीरियसली लेना चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा वो कहते हैं कि जिससे दिल लग जाता है हम्म, उसकी गलत बातें भी सही लगती है, और हम्म, जिससे नहीं लगता उसकी सही बातें भी कोई मायने नहीं रखती। वाह, बहुत बढ़िया बात है। अनकही बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वाह, बहुत 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 मजेदार टेक है आपका ये रिलेशनशिप्स। तो चलिए, रिलेशनशिप्स के ताने बाने पे हम एक गाना सुन लेते हैं। जिंदगी के ताने बाने पे, रिश्तों के ताने बाने पे एक गाना सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अच्छा शुभम, क्या आपको कभी याद है कि बचपन में कोई ऐसी चीज थी जो आपको बेहद फैसिनेट करती थी? आप थोड़ा आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, हम रुख बदल रहे हैं, तो अपने बचपन के बारे में याद करके बताइए, कोई ऐसी चीज थी जो बहुत आपको प्रिय थी? बचपन से मुझे सबसे ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करना फैसिनेट करता था। कौन कैसे बोल रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस चीज का ऑब्जर्वेशन करते करते मुझे लगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, एक ही सिचुएशन में क्यों लोग अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो ये चीज का ऑब्जर्वेशन मैंने करता रहा, और वही मैं अपने किस्से और कहानी में यूज करता हूँ इन्हीं चीजों को। सही बात है। ये
जो स्टोरी टेलर्स होते हैं या कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये बात आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आप थोड़ा सा एक और इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछते हैं। एडल्टहुड में कोई हार्मलेस क्रश जिस पर सोचकर आज भी आपको मुस्कान आ जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? जी, मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। ओके, यस, कुछ ऐसे रैंडम क्रश जो एडल्टहुड के हैं, अब वो किरदार बनकर स्पीच में या किस्सों में आ जाते हैं, बस उतना ही। बाकी ओके मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। ओके ओके, मतलब था तो सही कोई। नहीं नहीं नहीं, दीज ऑल आर इमेजिनरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। अब थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हम एक दोबारा रुख करते हैं। हाँ, तो शुभम ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? ये एक ड्रीम वर्ल्ड है, एक क्रिएटिव कैओस है, या एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है? कैसे देखते हैं इसको आप? जी, मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक इन तीनों का मिक्स है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड तो कहते हैं हम, सपनों की नगरी, माया नगरी जो बोलते हैं मुंबई का, और सपनों से या जो इमेजिनरी हम फिक्शंस की स्टोरीज से ही फिल्म की स्टोरी बन के आती है। हाँ और कैसे एक डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर जो होता है, वो कैसे क्रिएटिव तरीके से उस स्क्रीन प्ले को फिल्माता है, प्लस कैसे जो एक्टर्स हैं वो इमोशनली अपने किरदार निभाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग। सो इन सब का मिक्स ही कह सकते हैं इसे। ओके, सही बात है। किस तरह से जी इतने सारे लोग एक अनऑर्गेनाइज से लगते हुए भी एक बहुत बढ़िया सी चीज बना के दे देते हैं, एक बहुत बढ़िया फिल्म बना के दे देते हैं। ये भी है, जी बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल, वेरी लार्ज टीम, नेचुरली बहुत बड़ी टीम होती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, और इतने क्योंकि क्रिएटिव जितने लोग हैं। क्योंकि और मैं कई बार मतलब जी मैं भी कई बार सोचता हूँ, जितनी आर्ट फॉर्म्स है उसमें जनरली इंडिविजुअल है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, ज्यादातर एक दो लोग ही उसको करते हैं। लेकिन ये तो इतनी बड़ी लार्ज टीम है, 500 1000 लोग काम करते हैं एक बड़ी फिल्म के लिए, और वो जी भी उसको बना के दे देते हैं। तो अब इसी बिल्कुल। बात पे ये बात आ जाती है कि आपकी लाइफ पे की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे आप बार बार जीना चाहेंगे? इसके बारे में कुछ बताइए। जी, इसमें 2-3 मूवीज़ ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और उन्हें मैं लगता है कि मतलब दिल के करीब, और उन्हें जीना चाहता हूँ। एक रणबीर कपूर की मूवी है तमाशा। वो तमाशा। मूवी एक इंसान की ऐसी कहानी है, वो कैसे अपने सपनों को पाने की कोशिश करता है, राइट? जो डेली लाइफ हमारी चलती है, लाइफ के जो इश्यूज हैं उनके उनसे निकल कर। और दूसरी मूवी एक जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, वो ओके। जहाँ दोस्ती, सफर और जिंदगी को कैसे सीरियसली ना लेते हुए हमें उसका एंजॉय करना चाहिए। तो ये दो मूवीज जो हैं मुझे काफी सही लगती हैं। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो मेरी भी बहुत फेवरेट, फरहान अख्तर वाली पिक्चर है। एग्जैक्टली सर। हाँ, फरहान अख्तर वाली बहुत बढ़िया है। तो इसी बात पे हम अच्छी फिल्मों की बात पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल सर। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए
रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। हाँ तो शुभम जी, अब थोड़ा सा तैयार हो जाइए। हम पहली बार इस शो में ये ट्राई कर रहे हैं। हम ने सोचा आपके लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड रखा है। तो I'm pretty excited about that. तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद आवर गेस्ट। और हमने सोचा कि आपका टेक लाइफ में हर चीज में थोड़ा सा जुदा होता है, अलग सा होता है। तो आप इनके जवाब दीजिए। एक रैपिड फायर राउंड है, कोई नंबर वंबर इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो श्रोता सुनेंगे उनको मजा आ जाएगा। तो वही हमारी खूबसूरती है, वही हमारी अचीवमेंट है। ठीक है ना? बिल्कुल सर, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबरों में हमेशा हाथ तंग रहा है मेरा। नंबर नहीं मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पॉजिटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जस्ट हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं। डेफिनेटली सर। चलिए, तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए पहला क्वेश्चन। इंसान प्यार में हो तो सबसे सिली चीज क्या करता है? सिली चीज ओवर एक्सपेक्टेशन करता है, या फिर अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाता है। ओके। सबसे डेंजरस इमोशन क्या है? ईगो, जेलेसी या ओवर थिंकिंग? मुझे लगता है ओवर थिंकिंग। ये साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे इंसान को खा जाता है। एक चीज जो इंसानों को बिल्कुल नहीं आती, लिसनिंग, पेशेंस या ऑनेस्टी? लिसनिंग। लिसनिंग मुझे लगता नहीं आती। लोग हमेशा बोलने का सोचते हैं जब सुन रहे होते हैं, तो मुझे लगता है लिसनिंग इज द थिंग विच इज। चाइल्डहुड या एडल्टहुड, कौन ज्यादा कंफ्यूजिंग था? सो आई वुड से एडल्टहुड, क्योंकि चाइल्डहुड में हम हमेशा जो घर वाले कह रहे हैं उनके हिसाब से चलते थे, और एडल्टहुड में कोई मैनुअल नहीं होता, तो यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत बढ़िया। एडोलसेंस भी तो इसी एज में आती है। टेक्नोलॉजी या इमोशंस, कौन लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है? इमोशंस। टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन के जो बग्स हैं उनके फिक्सेस बहुत मुश्किल है। सर, इमोशंस ही ऐसी चीज है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अच्छा, अब 4-5 सवाल ऐसे हैं जिनका वन लाइन आंसर है, ठीक है ना? वन लाइन आंसर है। मैं पूछता हूं, हैप्पीनेस इज? बीइंग ओके विद हु यू आर। ट्रस्ट इन मॉडर्न रिलेशनशिप मींस? ट्रस्ट के लिए हम कहेंगे ये वाईफाई की तरह, जो मतलब सभी कनेक्टेड रहे और स्मूथ रहे। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न रिलेशनशिप में ट्रस्ट वाईफाई की तरह होना चाहिए। सक्सेस का एक्चुअल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? हाँ,
पीस ऑफ माइंड आई वुड से। लाइफ में आपकी सबसे यूजलेस लेकिन सबसे फेवरेट टैलेंट? इसके लिए मैं बोलूंगा कि सिचुएशंस को ओवर एनालाइज करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही चीज पे इतनी बार सोच लेते हैं कि जो चीज का महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है यही रहेगा इसमें। अगर आपको लाइफ को एक मीम से डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? ऑलराइट, मैं चाहूंगा कि लाइफ को मीम ना समझा जाए। इसे मैं मीम की जगह एक स्टोरी से बताना चाहूंगा। तो स्टोरी इस तरीके से है कि एक इंसान होता है और वो मर जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है और भगवान से उसकी मीटिंग फिक्स होती है, तब वो इंतजार के टाइम सोच रहा होता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। फिर लगता है उसे कि मैंने जो काम किए हैं लाइफ में, तो उसके हिसाब से तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन फिर उसी टाइम उसको लगता है कि मैंने कुछ ऐसे पाप भी किए हैं, तो कहीं उनकी वजह से उसे नर्क ना मिल जाए। तो इसी परेशानी में होता है, तभी भगवान आते हैं और आते ही उससे पूछते हैं, वत्स, कैसा था स्वर्ग? ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक, अच्छा जमीन तो उसकी ऑलरेडी खिसक चुकी थी, लेकिन वहां जो पाताल या जो भी था वो भी खिसक जाता है। ओके। क्योंकि उसे लगता है, रियलाइज होता है कि क्या मैं लाइफ में जो धरती पे आया था वही स्वर्ग था। ओके। और देखा जाए तो यही स्वर्ग है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे जीते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। तो यही मैं कहूंगा कि लाइफ में जो भी है वो यही है। सही है, स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ, जीना भी यहाँ, मरना भी है। बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। तो हम बस आखिरी पायदान पे आ गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में हमने जाना कि शुभम जोशी की कहानी सिर्फ आईटी कैरियर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जो लॉजिक से कोड लिखता है और इमोशन से लाइफ को डिकोड करता है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और डेडलाइंस नहीं, इसमें बचपन की शरारतें भी हैं, एडल्ट क्रशेस भी हैं, दोस्तियों की खुशबू भी है और रिलेशनशिप की रोलर कोस्टर राइड भी। शुभम, आपने बहुत ही ऑनेस्टी, ह्यूमर और हल्की सी फिलॉसफी के साथ अपना नजरिया हमसे साझा किया। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर विट, योर वार्मथ एंड योर वंडरफुल टेक ऑन लाइफ टू आवर शो टुडे। थैंक यू सो मच आलोक जी, और एक बार दिल से आपका फिर से धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था एंड आई रियली एंजॉयड। तो दोस्तों, यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो मुस्कुराइए, सोचिए और जिंदगी को थोड़ा हल्का फुल्का जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा शुभम कहते हैं, लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट्स एन एक्सपीरियंस टू एंजॉय। बस कभी कभी रीलोड मारना पड़ता है। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए मेहमान और नई बातों को लेकर। तब तक सेफ रहें, सेन रहें और स्माइल करते रहें। नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।